मैपिंग के सीरीज में हमने ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इन चारों कॉन्टिनेंट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब हमने देख लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने एटलस में इन चारों कॉन्टिनेंट को अच्छे से देखा होगा। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको कई बार रिवाइज किया होगा। आज हम बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप की, यूरोप कॉन्टिनेंट की। तो सबसे पहले यही करेंगे, यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में एक दो बातें जानते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये जो 7 महाद्वीप है उनमें छठे क्रम पे आता है। अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो ये 6th है। ठीक, हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिक और फिर है छठे नंबर पे यूरोप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, आप चाहें तो नोट कर लें। एशिया, एशिया के बाद दूसरे पर है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद 5th जो है वो है अंटार्कटिक, अंटार्कटिका, और 6th पर आपका आ जाता है यूरोप, और 7th जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्रम है एरिया वाइज सारे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनका। तो जो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है वो छठा सबसे बड़ा, 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात अगर हम करें कि यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, पेनंसुला ऑफ पेनंसुलाज। ठीक है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, यानी कि पेनंसुला ऑफ पेनंसुलाज, यानी ये पूरा यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो अपने आप में एक पेनंसुला है, एक प्रायद्वीप है जो कई ढेर सारे प्रायद्वीपों से या पेनंसुलाज से मिलकर बना है। जब हम स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ढेर सारे पेनंसुला यहाँ पर कैसे बनते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, पेनंसुला का मतलब, पेनंसुला किसको कहते हैं? पेनंसुला स्पेलिंग अपने से आप कर लीजिएगा, स्पेलिंग के चक्कर में मेरे मत पड़िएगा। ठीक, तो पेनंसुला की अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा लैंड मास जो 3 ओर से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ हो उसको पेनंसुला या प्रायद्वीप कहा जाता है। अब अगर हम ये देखें कि आखिर ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है इसको हम क्यों कह रहे हैं पेनंसुला, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो आप यहां पर देखें, ओवरऑल ये जो कॉन्टिनेंट है यूरोप, ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। कैसे? यहां पर अगर आप साउथ में देखें, इसके सबसे पहले साउथ में देखें तो ये पूरा ये वाटर बॉडी का, जहां से मैं रेड पेन चला रहा हूं, ये सब वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, ये सब वाटर बॉडीज हैं। ये आपका है ब्लैक सी, ब्लैक सी है। ठीक है, ये है आपका पूरा मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, यहां पर आपका है मेडिटेरेनियन सी में, यहां पर जाएंगे तो ये एड्रियाटिक सी है। ठीक है, इसी तरह एजियन सी है, आयोनियन सी है, टिरेनियन सी है, बहुत सारे सागर हैं। तो साउथ में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये पूरा वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर वेस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे ये पूरा, तो ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन। ठीक है, और नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ में आपका आर्कटिक ओशन हो जाएगा, आर्कटिक ओशन। अब आप बताइए कि 3 तरफ से तो वाटर बॉडीज हो गई, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, वेस्ट में अटलांटिक ओशन, और साउथ में मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। तो ये मुख्य रूप से मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी, और इन मेडिटेरेनियन सी में बहुत सारे छोटे छोटे सी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा है, और चौथी तरफ ये एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो जो यूरोप है वो 3 तरफ से चूंकि वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, इसलिए इसको एक ऐसा कॉन्टिनेंट बोला जाता है जो अपने आप में एक पेनंसुला है, एक प्रायद्वीप है।
दूसरा, चूंकि इस यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे छोटे ऑलरेडी पेनिनसुला एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहा जाता है। जैसे आप देखिए, यहां पर देखिए, ये एरिया, यहां पर वाटर बॉडी, यहां पर वाटर बॉडी, यहां पर वाटर बॉडी, एक पेनिनसुला। ये देखिए यहां पर, तो ये आपका एक पेनिनसुला, ये एक पेनिनसुला, ये सब, ये देखिए ये सब छोटे छोटे पेनिनसुलाज हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा हिस्सा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला है, ठीक। यहाँ पर ये देखिए, ये भी एक पेनिनसुला है, यहाँ पर, तो हर जगह यहाँ पर देखिए, तो ये ढेर सारे पेनिनसुलाज हैं जो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं, इसलिए इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना। दूसरी बात ये करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं या वो कौन कौन सी नेचुरल चीजें हैं जो यूरोप को अन्य कॉन्टिनेंट से अलग कर रही हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं उन सभी चीजों के बारे में जो चारों तरफ से इसका बॉर्डर लाइन क्रिएट करते हैं, जो कि है हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके लिए आप इस मैप में आइए। इस मैप में अगर आप देखेंगे, ठीक है, हाँ, इस मैप में देखिए। इस मैप में अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो हमने देखा था, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ये देश देखा था हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो मेडिटेरेनियन से टच कर रहे थे। तो यहां पर ये मोरक्को वाला एरिया है। मोरक्को के पास में हमने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखा था, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि देखा था, जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या करता है, ये एक तरफ से स्पेन जो यूरोप का एक कंट्री है उसको अफ्रीका का एक कंट्री है मोरक्को उससे अलग करता है। तो यहाँ से मेडिटेरेनियन सी बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बाद आएंगे तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये मेडिटेरेनियन सी का है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी के नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ऊपर की तरफ यूरोप है। तो मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को यूरोप कॉन्टिनेंट से अलग करती है। उसके बाद इसी मेडिटेरेनियन सी के पास में देखेंगे तो ये एशिया का हिस्सा आ जाएगा, ये पूरा एशिया का हिस्सा है। तो मेडिटेरेनियन सी ही आप देखेंगे तो यूरोप को ही एशिया के देशों से भी अलग करता है। तो मेडिटेरेनियन सी एक दूसरा नेचुरल बॉर्डर बना रहा है, यूरोप को एशिया और अफ्रीका से सेपरेट करता है, ठीक। इसके बाद इधर आएंगे तो ये आपका ब्लैक सी है। ब्लैक सी के इस तरफ एशिया है और दूसरी तरफ यूरोप है। तो ब्लैक सी भी एक बॉर्डर क्रिएट करती है, यूरोप को एशिया से अलग करती है। ब्लैक सी के बाद यहाँ पर आएंगे तो ये है आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी भी इसका बॉर्डर बनाती है, एक तरफ एशिया है दूसरे तरफ यूरोप है, ठीक। तो कैस्पियन सी भी एक बॉर्डर बनाती है। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में अगर आप यहां पर देखें तो ये है कॉकेसस माउंटेन, कॉकेसस माउंटेन्स। ये कॉकेसस जो माउंटेन है ये भी एक नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करता है। इस कॉकेसस माउंटेन के इस तरफ यूरोप है, इस तरफ एशिया है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर देखिए ये एक माउंटेन है, यूराल माउंटेन, ये एक पूरा माउंटेन है, ठीक है। इसका नाम है यूराल। ये यूराल माउंटेन के एक तरफ एशिया का पार्ट है और दूसरी तरफ यूरोप का पार्ट है, ठीक है। हालांकि यूराल माउंटेन के इस तरफ भी रूस है और इस तरफ भी रूस है, ठीक है। लेकिन फिर भी रूस का ये हिस्सा जो यूराल माउंटेन के ईस्ट साइड आता है वो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और जो यूराल माउंटेन के वेस्ट में आता है वो यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इस तरीके से ये कुछ नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करते हैं यूरोप महाद्वीप का। हमने क्या क्या देख लिया, यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के साथ साथ यूराल रिवर है वो भी बॉर्डर बना लेती है। फिर कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के बाद काकेसस माउंटेन है, काकेसस माउंटेन के बाद ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बाद मेडिटेरेनियन सी है, ठीक। और मेडिटेरेनियन सी में ही आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो ये इतनी नेचुरल वाटर बॉडीज या माउंटेन्स हैं जो यूरोप को
एशिया से अलग करते हैं और यूरोप को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करते हैं। अफ्रीका से अलग करने वाली दो संरचनाएं हैं, दो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और मेडिटेरेनियन सी। एशिया से अलग करने वाले मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, काकेशस माउंटेन, यूराल माउंटेन और यूराल रिवर। ठीक, तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज हो गई या बॉर्डर बनाने वाली नेचुरल जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी बात हो गई। ठीक, अब हमको यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ते वक्त कुछ चीजों का जो सीक्वेंस है उसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं यूरोप महाद्वीप के कंट्रीज का सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्रीज को देखेंगे और कंट्रीज की राजधानियों को देखेंगे। ठीक है, या सबसे पहले कंट्रीज को देख लेते हैं, उसके बाद फिर राजधानियों पर आएंगे ताकि आप चीजों को समझ सकें। और कंट्रीज को पढ़ने का जो तरीका हमारा होना चाहिए वो बहुत आसान होना चाहिए, इसलिए हम एकदम आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप यहां पर आइए, उत्तर की तरफ आइए। इस यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आपको यहां पर एक द्वीप मिल रहा होगा, आइसलैंड। ठीक है, ये आइसलैंड द्वीप है। तो सबसे पहले आइसलैंड के पास आइए। आइसलैंड के पास अगर आप आएंगे तो आइसलैंड अटलांटिक ओशियन में पाया जाने वाला एक आइलैंड है। ठीक है, आइसलैंड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आइसलैंड के नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो उसकी राजधानी है जिसका नाम है रेक्जाविक। ठीक है, रेक्जाविक, रेक्जाविक। ठीक है, ये आइसलैंड की राजधानी है रेक्जाविक। ठीक है, रेक्जाविक की अगर हम बात करें, इसके बारे में कुछ विशेषता इसकी देखें तो रेक्जाविक दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में सिचुएटेड या लोकेटेड कैपिटल सिटी है। दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट लोकेटेड कैपिटल सिटी है, यानी कि दुनिया का सबसे उत्तरतम राजधानी शहर कौन सा है, तो आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक। यानी इसके ऊपर कोई भी ऐसा देश नहीं जिसकी राजधानी इस रेक्जाविक से ज्यादा नॉर्थ में हो। ठीक, तो रेक्जाविक के बारे में ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइसलैंड के बाद इधर देखेंगे, ये पूरा अटलांटिक ओशन का ही हिस्सा है। आइसलैंड के बाद आप इधर आएंगे तो आपको एक सागर मिलेगा जिसका नाम है नॉर्वेजियन सी। ठीक है, तो नॉर्वेजियन सी हो गया। नॉर्वेजियन सी के बाद अगर आप आएंगे तो आपको दो कंट्रीज मिलेंगी। ठीक है, एक कंट्री का नाम है नॉर्वे, ये देखिए, और दूसरी कंट्री का नाम है स्वीडन। ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है जिसको मिडनाइट सन कंट्री भी कहा जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। अब मध्य रात्रि का सूर्य या मिडनाइट सन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो सूर्य है वो रात के 12 बजे के आसपास में उदय होता है, सूर्योदय होता है। इसका लोकेशन अगर आप देखेंगे तो 66 डिग्री, 66.5 डिग्री की जो आर्कटिक सर्कल लाइन गुजरती है वो इन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इनका लोकेशन 66.5 डिग्री के आसपास में है। अब आप याद करिए वो क्लास जहां पर हमने देखा था कि कैसे दिन और रात, डे और नाइट लॉन्ग और शॉर्ट होते हैं। ठीक, तो इतना नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड पर होने की वजह से यहाँ पर जो सूर्य है वो मिडनाइट में दिखता है। ठीक है, तो मिडनाइट का सन वाला कंट्री कहा जाता है। हालांकि एक मिसकंसेप्शन है कि मिडनाइट सन केवल नॉर्वे में होता है, ऐसा नहीं है। मिडनाइट सन हर उस देश में दिखेगा जहां से आर्कटिक सर्कल गुजर रही होगी। तो मिडनाइट सन नॉर्वे में भी होगा, स्वीडन में भी होगा, फिनलैंड में भी होगा, रशिया के नॉर्दर्न पार्ट में भी होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आइसलैंड पे आएंगे, आइसलैंड के जो ये वाला हिस्सा है तट के पास वाला, यहां से होकर ऐसे आर्कटिक सर्कल ऐसे गुजरती है। ठीक है, इस तरीके से 66.5 डिग्री की रेखा। तो आइसलैंड के का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया है वहां से होकर गुजरती है। तो अगर सिंपल प्रश्न आए कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि जिसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं, वो किन किन देशों से होकर गुजरता है, तो आपका आइसलैंड हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा और रशिया हो जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा था कनाडा के ग्रेट बियर लेक से होकर गुजर रही थी, तो कनाडा से और फिर अलास्का से। ठीक है, तो इन देशों से भी ये 66.5 डिग्री की जो लैटिट्यूड है जिसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं वो गुजरती है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि एक प्रश्न आता है
कि निम्न में से कौन सा ऐसा कंट्री है जहां से होकर आर्कटिक सर्कल नहीं गुजरता है ना। और आपके पास ऑप्शन हो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। अगर आपके पास ऑप्शन ऐसा हो, ठीक है, ये है ऑप्शन ए, बी, सी, डी, और पूछा जाए कि इनमें से एक कंट्री ऐसा कौन सा है जहां से आर्कटिक सर्कल नहीं गुजरता है, तो एक नजर में अगर आप देखेंगे तो इसका आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन अपने आप में रॉन्ग है। लेकिन चूंकि जब ऐसा क्वेश्चन फॉर्म होगा तो आपको कोई एक उत्तर तो चुनना ही होगा, तो ऐसे में आप आइसलैंड को सही कर देंगे कि यानी आइसलैंड को आप मान लेंगे कि वहां से आर्कटिक सर्कल नहीं गुजरता। उसका कारण सिंपल सा है कि आइसलैंड के मेन टेरिटरी से, लैंड से होकर नहीं गुजरता, उसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ से होकर गुजरता है। लेकिन अगर इसी में आइसलैंड के अलावा अगर एक और ऑप्शन हो डेनमार्क का, है ना, पांचों ऑप्शन कर दे डेनमार्क का, और यहां से नॉर्वे हट जाए, मान लीजिए कि नॉर्वे हट गया ऑप्शन से। अब आपका ऑप्शन कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन ए। अब आपको क्या करना है आंसर, तो स्वीडन से गुजरता है, फिनलैंड से भी गुजरता है, आइसलैंड से भी अब आपको वो लाइन गुजरती हुई मान लेनी पड़ेगी क्योंकि उसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ से गुजरता है। और 66.5 डिग्री का डेनमार्क से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन कैसा है उसके हिसाब से आपका आंसर कई बार चेंज हो जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, हम बात कर रहे थे नॉर्वे की, ठीक है, तो नॉर्वे मिडनाइट सन वाला एक कंट्री है। उसके बाद नॉर्वे का अगर आप नॉर्दर्न जो कोस्ट है या वेस्टर्न कोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये ढेर सारा ऐसे कटा फटा दिखेगा आपको, है ना, इस तरीके से देखिए, ऐसी संरचनाएं ढेर सारी मिलेंगी। इस ऐसी संरचना वाले तट को कहा जाता है फियोर्ड तट, फियोर्ड तट या फियोर्ड कोस्ट, फियोर्ड कोस्ट। फियोर्ड बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हिम नदी के द्वारा, ग्लेशियल के द्वारा किया गया इरोजनल एक वर्क है, इरोजनल एक लैंडफॉर्म आप कह सकते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे 66.5 डिग्री की रेखा के पास में है, तो सूर्य की जो किरणें हैं, सनरेज है, बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बर्फ से ढका होता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी इरोजन का काम किया जाएगा, जितनी भी डेनुडेशन प्रोसेसेस होंगी वो ऐसे ही ग्लेशियल्स वाले एरियाज से होंगी, तो उससे इसका फ्योर्ड तट का निर्माण होता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ज्यादा कटा छटा संरचना वाला कोस्ट कौन सा है या दुनिया का सबसे अधिक फ्योर्ड तट वाला देश कौन सा है, तो वो नॉर्वे होगा, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी देखें तो आप यहां पर देखेंगे तो ये कोस्ट के पास में आपको मिलेगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ठीक है। नॉर्वे के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और देश मिलेगा जिसका नाम है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी अगर आप देखेंगे तो इस तरफ ईस्ट की तरफ कोस्ट पर मिलेगा स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी है। बहुत ही पॉपुलर क्षेत्र है ये, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सारी बैठकें ऑलरेडी स्टॉकहोम में होती रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा पीओपीज के लिए जो कन्वेंशन आया था वो भी स्टॉकहोम में हुआ था, इसीलिए उसको स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपीज कहा जाता है, ठीक है। वो आप इन्वायरमेंट में जब कन्वेंशंस पढ़ेंगे तो आपको जिक्र आएगा इन देशों का या इन शहरों का जिक्र बार बार आएगा जब आप कन्वेंशंस पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के, ठीक। तो इनके लोकेशन आप देखे रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो गई और स्वीडन की राजधानी हो गई स्टॉकहोम। स्वीडन के बाद आप आगे आएंगे तो आपको एक और देश मिलेगा जिसका नाम है फिनलैंड, यहां पर, ठीक, फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए हेलेंसिकी इसकी राजधानी है, जो कोस्ट पर, तट पर ही स्थित है। तो हमने शुरुआत की आइसलैंड से, आइसलैंड की राजधानी रेकयाविक देखा, उसके बाद हमारे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 देश हमने देखे। अब इन देशों को मिलाकर कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन देश, ठीक। एक शब्द आता है स्कैंडिनेवियन देश और दूसरा आता है
स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर स्थित देश, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पर स्थित देश। इसमें अंतर समझते हैं। जब हम बात करेंगे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की, तो स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला है, अगर आप फिजिकल मैप में देखेंगे जाके, तो ये नॉर्वे और स्वीडन, ये दो के दोनों जिस जगह पर स्थित हैं उन क्षेत्र को कहा जाता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। तो अगर प्रश्न आए कि स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पर कौन से देश स्थित हैं, तो आंसर होगा नॉर्वे और स्वीडन। ठीक। दूसरा प्रश्न आता है कि स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन से देश आते हैं, तो उसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों आते हैं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप ज्योग्राफी की दृष्टि से केवल देखेंगे तो आपको नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आ जाएंगे। ठीक। कई बार फिनलैंड को ऐड करने से एक नया शब्द बन जाता है, फेनो स्कैंडिनेवियन कंट्री कह दिया जाता है। तो फेनो स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाए या स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाए, तो उसका मतलब नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तीनों की बात की जा रही है ज्योग्राफिकल कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप इसमें संस्कृति को यानी कल्चर को ऐड कर दें, ठीक है, कल्चर के साथ साथ अगर आप इसकी लैंग्वेजेस को ऐड कर दें, तो दो क्षेत्र और जुड़ जाते हैं इसमें मुख्य रूप से। वो कौन कौन से हैं, तो एक आइसलैंड और एक यहां पर देखिए छोटा सा देश है डेनमार्क। ठीक है, तो ये डेनमार्क, ये दोनों भी जुड़ जाते हैं स्कैंडिनेवियन देश में। इसलिए अगर प्रश्न आए कि स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये 5 देश मिलकर स्कैंडिनेवियन कंट्री का निर्माण करते हैं। ठीक है। और लेकिन अगर पूछा जाए कि ज्योग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन से हैं, तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पे कौन कौन से देश स्थित हैं, तो नॉर्वे और स्वीडन। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं यहां तक। अब आगे चलते हैं, आगे आप बढ़िए। जिस क्रम में मैं पढ़ा रहा हूं बस उतने ही इंफॉर्मेशन को उसी हिसाब से देखेंगे तो आपके लिए चीजें आसान होंगी। ठीक है। अब हमने ये जो जितना देखा अभी तक, उसके आसपास में जो वाटर बॉडीज हैं हम उनको देख लेते हैं। आइसलैंड से आप आए थे तो नॉर्वेजियन सी मिला था, नॉर्वेजियन सी के बाद नॉर्वे मिला, नॉर्वे के बाद स्वीडन मिला। स्वीडन के ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा गल्फ ऑफ बोथनिया, यानी बोथनिया की खाड़ी। तो बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है। ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बोथनिया की खाड़ी स्थित है। इसके बाद फिनलैंड आपने देखा, फिनलैंड के अगर आप नीचे देखेंगे यहां पर तो आपको मिलेगा गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड के बाद ये हो गया आपका फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी गल्फ ऑफ फिनलैंड के कोस्ट पर है जिसका नाम है हेलेंसिकी। ठीक है, हेलेंसिकी उसकी राजधानी है। अब अगर हम फिनलैंड के बारे में एक जानकारी, एक बात करें, तो फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसको कंट्री ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है, हजारों झीलों का देश कहा जाता है, क्योंकि फिनलैंड में 10,000 से भी ज्यादा झीलें पाई जाती है। अगर आप फिनलैंड का मैप देखेंगे तो उसमें ढेर सारी ऐसी झीलें बनी होंगी। ठीक है, तो उसको हजारों झीलों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। उसके अलावा फिनलैंड, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इनमें फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसका बॉर्डर रसिया से लगता है। अगर आप देखें तो ये रसिया का हिस्सा है। ठीक, यहां से देखिए ये पूरा इस लाइन, रेड लाइन के इस तरफ ये पूरा रसिया है, तो ये रसिया से टच करता है। ठीक है, तो फिनलैंड रसिया से टच करता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश है जो रसिया से बॉर्डर साझा करता है, तो एक तरफ फिनलैंड और दूसरी तरफ नॉर्वे को अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्वे का पूरा हिस्सा है और ये भी यहां आकर टच करता है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नॉर्वे और फिनलैंड ये दोनों रूस से बॉर्डर साझा करते हैं, जबकि स्वीडन को अगर आप देखेंगे तो स्वीडन रूस से बॉर्डर साझा नहीं करता है, वो केवल नॉर्वे से और नॉर्वे के बाद इधर फिनलैंड से बॉर्डर साझा करता है। नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है। ठीक है,
इतनी बातें हो गई। अब यहां से हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। थोड़ा सा और अगर आप नीचे चलेंगे तो आपको देखना है और कंट्रीज को। थोड़ा सा और जब आप नीचे आइए, सीक्वेंस अपना मेंटेन रखेंगे तो चीजें पढ़ने में आपको आसान रहेगा, ठीक है। अब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के बाद आप नीचे आइए। नीचे आपको 3 कंट्रीज दिखेंगी। सबसे पहले एस्टोनिया, एस्टोनिया के नीचे लाटविया और लाटविया के नीचे लिथुआनिया। ये 3 कंट्री देखिए, ठीक है। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 कंट्री दिख गई। इन तीनों कंट्रीज को मिलाकर कहा जाता है बाल्टिक देश, बाल्टिक कंट्री, ठीक है। ये बाल्टिक देश है। कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। इनकी राजधानी देखें तो एस्टोनिया की राजधानी उत्तर में तट पर एकदम कोस्ट पर स्थित है, टैलिन, ठीक है। लाटविया की राजधानी भी तट पर स्थित है जिसका नाम है रिगा, और लिथुआनिया की राजधानी अगर आप देखेंगे तो ये तट पर स्थित नहीं है, तट से थोड़ा सा नीचे स्थित है। और यहां पर आप नीचे अगर आप देखेंगे तो इसकी राजधानी है विलिनियस, विलिनियस इसकी राजधानी है लिथुआनिया की, ठीक। तो बाल्टिक देश में एस्टोनिया की राजधानी टैलिन, लाटविया की राजधानी रिगा। तो टैलिन और रिगा ये दोनों कोस्ट पर स्थित हैं, तट पर स्थित हैं, इसलिए ये दोनों पोर्ट के रूप में भी फेमस हैं, ठीक। और जो कोई भी पोर्ट होता है तो वहां पर आपका जो शिपिंग इंडस्ट्री होती है उसका डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, जलयान उद्योग का विकास ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो लाटविया की राजधानी रिगा और लिथुआनिया की राजधानी जो विलिनियस है वो कोस्ट पर स्थित न होकर बेलारूस के पास में स्थित है या तट से बहुत ज्यादा अंदर स्थित है, ठीक है। ये हो गए आपके बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक कंट्री इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बाल्टिक सी के तट पर स्थित है, बाल्टिक सी के लो लैंड वाले एरिया में स्थित है, ठीक है। जहां पर आपने रिगा देखा, यहां पर आपको एक छोटी सी खाड़ी दिख जाएगी जिसका नाम है रिगा की खाड़ी, रिगा की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ रिगा या बे ऑफ रिगा, ठीक। तो अभी तक हमने वाटर बॉडीज क्या क्या देख ली? गल्फ ऑफ बोथनिया हमने देख लिया, गल्फ ऑफ बोथनिया जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। फिर हमने यहां पर देखा फिनलैंड के जस्ट नीचे यहां पर देखा गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड के बाद हम नीचे आए तो एस्टोनिया, लाटविया कंट्री देखा, लाटविया कंट्री के पास हमने देखा गल्फ ऑफ रिगा, रिगा की खाड़ी। उसके बाद नीचे आए हम तो लिथुआनिया मिला, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इनमें से ये जो तीनों बाल्टिक कंट्री हैं ये तीनों के तीनों क्या रसिया से बॉर्डर साझा करते हैं? तो आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा एस्टोनिया तो यहां से बॉर्डर साझा कर रहा है, लाटविया भी यहां से कर रहा है, लेकिन लिथुआनिया ये इस तरफ है, तो लिथुआनिया आपको लगेगा कि नहीं टच कर रहा है। लेकिन लिथुआनिया के वेस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये मैं पेन चेंज करके दिखा रहा हूं, यहां पर जो मैं ग्रीन कर रहा हूं ये हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये रसिया का हिस्सा है, ये रूस का हिस्सा है। तो इस तरीके से लिथुआनिया भी रसिया से बॉर्डर टच कर जाता है, ठीक है। तो रसिया से बॉर्डर टच करने वाले ये तीनों के तीनों बाल्टिक कंट्री है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रसिया का एक छोटा सा हिस्सा यहां पर मौजूद है, इसलिए लिथुआनिया भी बॉर्डर टच कर जाता है। तो तीनों बाल्टिक देश जो है वो रसिया से अपनी सीमा साझा करते हैं। बाल्टिक कंट्री हो गई। यहां से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक देश मिलेगा पोलैंड, ठीक है। पोलैंड, पोलैंड की राजधानी अगर आप देखेंगे तो वहीं बगल में वर्साव है और ये भी कोस्ट पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो लैंड के अंदर स्थित है। तो पोलैंड और उसकी राजधानी वर्साव हो गई। पोलैंड के बाद आप थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ आइए तो आपको 2 देश मिलेंगे। ऊपर की तरफ आपको मिलेगा डेनमार्क और नीचे की तरफ मिलेगा जर्मनी, ठीक है। डेनमार्क और जर्मनी ये हो गया पूरा आपका बाल्टिक सी का ही हिस्सा, ठीक। तो बाल्टिक सी में ही पोलैंड हो गया और पोलैंड के बाद आप पीछे आएंगे वेस्ट की तरफ तो जर्मनी मिल जाएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यहां पर देखिए ये है जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और डेनमार्क की राजधानी यहां पर तट के पास में स्थित है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं कोपेनहेगन। अब यहां पर आप देखें तो ये जो हिस्सा है ये देखिए ये एक प्रायद्वीप का निर्माण कर रहा है, ये पूरा हिस्सा, ठीक है, जिसके एक तरफ नॉर्थ सी है
नॉर्थ सी, इस तरफ भी नॉर्थ सी का ही हिस्सा है, ठीक है, और इस तरफ बाल्टिक सी का हिस्सा है, ठीक है, ये बाल्टिक सी का हिस्सा है, ठीक। तो नॉर्थ सी दो तरफ से है, एक तरफ से बाल्टिक सी है, इसलिए ये एक प्रायद्वीप, एक पेनिनसुला बनता है। इस पेनिनसुला का नाम क्या है? तो इस पेनिनसुला को कहते हैं जटलैंड पेनिनसुला, जटलैंड पेनिनसुला, ठीक है। जटलैंड पेनिनसुला यानी जटलैंड प्रायद्वीप। जटलैंड प्रायद्वीप पर कौन से देश आते हैं उसकी बात किया जाएगा तो जटलैंड प्रायद्वीप पे मुख्य रूप से दो देश आते हैं, जिसमें पहला है डेनमार्क और दूसरा है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी का थोड़ा सा ही हिस्सा जटलैंड प्रायद्वीप पर आता है, लेकिन डेनमार्क का पूरा हिस्सा ही जटलैंड पेनिनसुला पे आता है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि जटलैंड पेनिनसुला कहाँ स्थित है, तो जटलैंड पेनिनसुला जर्मनी और डेनमार्क में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे आप तो जहां पर अभी आपने जटलैंड पेनिनसुला देखा, ये जर्मनी वाले हिस्से में, ये जर्मनी का हिस्सा है जटलैंड पेनिनसुला का। तो जर्मनी ने क्या किया, क्योंकि व्यापार करने के लिए ये बाल्टिक सी से होकर यहां से ये इस तरीके से जाना पड़ता है नॉर्थ सी से, ठीक। तो उसने क्या किया है कि जटलैंड प्रायद्वीप के हिस्से पर जर्मनी ने एक नहर बना दिया है, उस नहर का नाम है कील, कील नहर, ठीक। इस कील कैनाल के द्वारा आप बाल्टिक सी से डायरेक्टली नॉर्थ सी से कनेक्ट हो जाता है। तो कील कैनाल क्या करता है, नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करता है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जर्मनी को डेनमार्क वाले हिस्से से अलग कर देता है, या आप ये कह सकते हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनको जर्मनी से अलग करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहां पर कील नहर है, ठीक। जर्मनी हो गया। जर्मनी के वेस्ट में आइए तो आपको तीन देश और मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर देखिए तो ये मिलेगा नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक देश छोटा सा मिलेगा बेल्जियम, और बेल्जियम के बाद अगर आप देखेंगे एक बहुत छोटा सा देश मिलेगा लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग के भी साउथ में अगर आप देखेंगे तो फ्रांस मिलेगा, ठीक है। ये चार देश आपको देखना है, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस, ठीक। अब यहां पर आते हैं, फ्रांस को अभी आप छोड़ दीजिए, आप आइए नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। अगर हम इन तीनों की बात करें, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग की, तो ये तीनों एक इकोनॉमिक फोरम बनाए, इन्होंने अपना एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है बेनेलक्स, बेनेलक्स कंट्री, ठीक, बेनेलक्स। तो प्रश्न पूछा जाए अगर कि बेनेलक्स देशों में कौन कौन से देश आते हैं, तो बेनेलक्स कंट्रीज में नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग आते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकी राजधानियों को अगर आप देखें तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम, जो तट पर नहीं है, तट से अंदर स्थित है। इसके अलावा बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, ठीक है, और लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है, ठीक। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स और लग्जमबर्ग की राजधानी अपने आप में लग्जमबर्ग ही है। अब चूंकि ये जो बेनेलक्स कंट्री है, ये बेनेलक्स कंट्री सी लेवल से नीचे हैं, इनको लो लैंड वाला एरिया कहा जाता है, सी लेवल से नीचे हैं और कोस्ट पर हैं, खासकर बेल्जियम और नीदरलैंड ये दोनों तट पर हैं, नॉर्थ सी के कोस्ट पर हैं। तो आप बताइए कि कोई भी देश समुद्र के तट पर हो और समुद्र से नीचे हो तो समुद्र का पानी उस क्षेत्र में फैल जाएगा। तो इसलिए नीदरलैंड और बेल्जियम का जो ये हिस्सा है, इस पूरे हिस्से में वाटर जो है वो फैल जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी पाया जाता है। तो बेल्जियम और नीदरलैंड ने, इन दोनों लोगों ने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपका है नीदरलैंड और ये है आपका बेल्जियम, ठीक। अब इसके
इस पूरे क्षेत्र पे ऐसे समुद्र का हिस्सा फैला हुआ है, ठीक है, क्योंकि सी लेवल से नीचे है। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो नॉर्थ सी है उसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ में काफी अंदर तक प्रवेश किए। चूंकि इनके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चरल लैंड को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि नॉर्थ सी में अंदर जाकर एक दीवार बनाई, एक खूब मजबूत सी कंक्रीट और स्टील को मिलाकर दीवार बनाई। ऐसे इस तरीके से यहां तक मान लीजिए दीवार बना दी। दीवार बनाने के बाद इन्होंने क्या किया कि इस दीवार के इस तरफ का पूरा जो पानी था उसको पंप करके इस तरफ भेज दिया। तो फिर यहाँ का पानी पूरा जब खत्म हो गया तो ये पूरा हिस्सा इनके पास आ गया और इस हिस्से को इन्होंने खेती के योग्य बना लिया है और यहीं पर ये एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। तो अगर ये दीवार किसी तरीके से अगर टूट जाती है तो ये वापस से पूरा का पूरा एरिया जो है वो वाटर बॉडीज से डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि बहुत मजबूत दीवार बनाई है इसलिए इस वाले पूरे क्षेत्र में ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते रहते हैं, ठीक। तो ये लग्जमबर्ग जो कंट्रीज हैं या जो बेनेलक्स कंट्रीज हैं उनकी बात हो गई। बेनेलक्स कंट्री में एक कंट्री लग्जमबर्ग जो कि लैंड लॉक्ड है, वो किसी भी जगह से बॉर्डर साझा नहीं करता है। तो चूंकि छोटा सा कंट्री है लग्जमबर्ग, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है उसका बॉर्डर किन किन कंट्रीज से मिलता है। तो आप देखेंगे एक तरफ फ्रांस है, फ्रांस के अलावा बेल्जियम है, बेल्जियम के अलावा इस तरफ जर्मनी है। इन 3 देशों से बॉर्डर साझा करता है लग्जमबर्ग। बाकी बेल्जियम की बात करेंगे तो वो जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से, नीदरलैंड की बात करेंगे तो बेल्जियम और जर्मनी, इन 2 देशों से बॉर्डर साझा करता है। ये हो गए बेनेलक्स कंट्रीज की बात। अब यहां से थोड़ा सा और आगे चलिए, ठीक। बेनेलक्स कंट्री के बाद आप आगे आएंगे तो ये नॉर्थ सी के वेस्ट में तो आपको 2 बड़े बड़े द्वीप मिलेंगे, एक इस पर लिखा होगा यूनाइटेड किंगडम और दूसरा आयरलैंड, ठीक। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी मिलेगी आपको लंदन, ठीक है, दक्षिण की तरफ, और आयरलैंड की राजधानी कोस्ट पर मिलेगी डबलिन, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये जो यूनाइटेड किंगडम है, तो यूनाइटेड किंगडम एक्चुअली क्या होता है, पूरा का पूरा जो यूनाइटेड किंगडम है उसको देखेंगे तो वो 3 भागों में बटा मिलेगा। एक यहां से ऐसे, फिर एक हिस्सा इस तरीके से मिलेगा, ठीक, और एक ये। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। और आयरलैंड का भी हिस्सा 2 भागों में बटा मिलेगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। तो ये जहां मैंने 1 लिखा है वो है आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड जिसकी राजधानी है लंदन, ठीक है, लंदन इसकी राजधानी है। और लंदन बसा किस नदी के तट पर है, तो टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इंग्लैंड के बाद ये जहां मैंने 2 लिखा है ये है वेल्स, और ये जो 3 जहां मैंने लिखा है ये है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। तो अगर आपसे बोला जाए इंग्लैंड, इंग्लैंड का मतलब केवल इंग्लैंड कंट्री, ठीक। लेकिन अगर बोला जाए कि यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन बोला जाए, ठीक है, दूसरा शब्द आता है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन बोला जाए तो उसमें इंग्लैंड के साथ साथ वेल्स और स्कॉटलैंड इन दोनों को लिया जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड प्लस वेल्स और प्लस स्कॉटलैंड, इन तीनों देशों को एक साथ मिलाकर कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। उसके बाद ये जो दूसरा देश है इस तरफ अगर आप आइए, जो दूसरा द्वीप मैंने बताया था उसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक आयरलैंड जो अपने आप में एक फ्री कंट्री है, एक देश है, और आयरलैंड का ऊपरी हिस्सा जो है जिसको कहा जाता है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इस पर यूके का कब्जा है, यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है। तो उत्तरी आयरलैंड अगर आप ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड कर देंगे, उत्तरी आयरलैंड, तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो इसको आप कहेंगे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो 3 संरचना अलग अलग, अगर ब्रिटेन बोला जाए तो उसका मतलब इंग्लैंड है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन बोला जाए तो उसका मतलब इंग्लैंड के साथ साथ वेल्स और स्कॉटलैंड देश भी आ जाएंगे।
अगर यूनाइटेड किंगडम बोला जाए तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स के साथ साथ उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इंग्लैंड की बात। अब इंग्लैंड की बात के बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, थोड़ा सा और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फ्रांस मिल जाएगा। ठीक है, फ्रांस। फ्रांस से थोड़ा सा दक्षिण में आइए तो आपको मिलेगा एक और कंट्री जिसका नाम है स्पेन। ठीक है, स्पेन। और स्पेन के और पश्चिम में आइए तो यहां पर आपको मिलेगा पुर्तगाल। पुर्तगाल। तो फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, इनकी राजधानियां देखें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। इसमें अगर आप देखें तो पेरिस भी कोस्ट के अंदर है, तट पर नहीं है, लैंड पर है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड वो भी लैंड पर है, वो भी कोस्ट पर नहीं है। लेकिन पुर्तगाल की राजधानी जो लिस्बन है वो कोस्ट पर है, अटलांटिक ओशन के, है ना। तो ये एक बंदरगाह शहर है, एक पोर्ट सिटी के रूप में फेमस है लिस्बन, जो पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न मोस्ट या साउथ वेस्ट में जो सबसे दक्षिणतम एरिया है, दक्षिण पश्चिम वाला, उसमें पुर्तगाल आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद, ठीक है, तो स्पेन हो गया। अब फ्रांस और स्पेन के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा देश दिखेगा। यहां पर देखिए, ये इस छोटे से देश का नाम है एंडोरा। एंडोरा, ठीक है, एंडोरा। और इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है, ये देखिए एक पेनिनसुला का निर्माण करता है, इसलिए इसको कहा जाता है आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपका एक तो हो गया स्पेन, ठीक है, एक तो हो गया फ्रांस का कुछ हिस्सा, या स्पेन और पुर्तगाल के साथ साथ एंडोरा, ये छोटा सा देश है, ये भी आ जाता है। तो आइबेरियन पेनिनसुला पे 3 देश, पुर्तगाल, स्पेन और एंडोरा, ये 3 देश आइबेरियन पेनिनसुला पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़िए, ये फ्रांस हो गया। फ्रांस से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक देश जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा इटली। ठीक है, इटली के बाद आप फ्रांस और इटली के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा देश और मिलेगा जिसका नाम है मोनाको। मोनाको, ठीक है, ये छोटा सा देश है मोनाको। मोनाको, ठीक है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद नीचे देखेंगे तो इटली। इटली और फ्रांस के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा देश है जिसका नाम है मोनाको। ठीक है, इटली की राजधानी की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर देखिए ये है रोम, इटली की राजधानी है। ठीक है, रोम की राजधानी, रोम इटली की राजधानी है। स्विट्जरलैंड की अगर आप बात करेंगे, स्विट्जरलैंड की राजधानी की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर देखिए ये बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद इटली में, जहां आपने इटली में देखा, तो इटली में अगर आप देखें तो एक इटली के अंदर ही 2 देश आपको छोटे छोटे और मिल जाएंगे जो कि लैंड लॉक्ड हैं। एक देश यहां पर देखिए ये है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के बाद उत्तर की तरफ देखेंगे तो एक छोटा सा देश और मिल जाएगा जिसका नाम है सैन मरीनो। सैन मरीनो, ठीक है, सैन मरीनो। इटली, इटली के अंदर 2 देश, वेटिकन सिटी और सैन मरीनो। कौन कौन से देश हमने देख लिया? फ्रांस, फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड देखा, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। इटली देखा, उसकी राजधानी आपका रोम है। ठीक है, फ्रांस और इटली के बीच में छोटा सा देश है मोनाको। उसके बाद इटली के अंदर 2 देश, वेटिकन और सैन मेरिनो देखा। ठीक, अब यहां पर देखेंगे, इटली के बाद यहां पर देखेंगे तो एक आपको वाटर बॉडी मिलेगी जिसका नाम है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सागर। ठीक है, अब एड्रियाटिक सागर के ईस्ट की तरफ अगर आप चलेंगे तो वहां पर देखते हैं कौन कौन से देश स्थित हैं एड्रियाटिक सागर के ईस्ट में। एड्रियाटिक सागर के अगर आप ईस्ट में चलेंगे
ये आपका एड्रियाटिक सागर है। इसके ईस्ट में हम उन्हीं कंट्रीज को देखेंगे जो एड्रियाटिक सागर से अपना बॉर्डर साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर यह है स्लोवानिया, स्लोवानिया के बाद क्रोएशिया, ठीक है। क्रोएशिया के बाद देखिए तो बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना के बाद आएंगे तो यहाँ पर मोंटेवीडियो, मोंटेनिग्रो, मोंटेवीडियो नहीं, मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो के नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा अल्बानिया, अल्बानिया के नीचे ग्रीस, ठीक। तो ये आपका इटली, इटली के बाद एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर के बाद आपका स्लोवानिया, मैं यहां लिख देता हूं स्लोवानिया, स्लोवानिया के बाद आपका क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना के बाद आप देखेंगे यहां पे आपका मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो के बाद अल्बानिया, अल्बानिया और अल्बानिया के बाद ग्रीस, ठीक है। ये ग्रीस, ये हो गए आपके एड्रियाटिक तट पर स्थित, ठीक है। तो ये इनका यही नॉर्थ टू साउथ क्रम है और ये सब एड्रियाटिक सी से बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। यहां के बाद आप आगे चलेंगे, ये ग्रीस है, ग्रीस के बाद आप आगे चलेंगे तो आप यहां पर देखिए ये तुर्की का एरिया हो गया, तुर्की, और तुर्की के जो हिस्सा है इसका कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है और कुछ हिस्सा यूरोप में। तो तुर्की का ये वाला एरिया देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा इस्तांबुल, इस्तांबुल, इस्तांबुल जो है वो यूरोप में पड़ता है और इस तरफ तुर्की पड़ता है, ठीक। और यहां से आप आ जाएंगे ब्लैक सी में, ठीक है, ब्लैक सी में आप आ जाएंगे। ब्लैक सी के बाद अगर आप उन देशों को देखें जो ब्लैक सी से बॉर्डर साझा करते हैं, उनकी बात अगर हम कर लें तो आप देखिए ये है हमारा ब्लैक सी, ब्लैक सी के चारों तरफ अगर आप देखें तो एक तो ये है रूस, रूस हो गया, रूस के बाद यहां पर देखिए ये है जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी टिबल्सी है यहीं बगल में देखिएगा, ठीक है। जॉर्जिया के बाद ये देखिए ये है तुर्की, तुर्की की राजधानी अंकारा है, ठीक है। तुर्की के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये है बुल्गारिया जिसकी राजधानी सोलिया है, सोफिया, ठीक, बुल्गारिया हो गया। बुल्गारिया के बाद रोमानिया है और रोमानिया के बाद यूक्रेन। ये देश ब्लैक सी से बॉर्डर साझा करते हैं। तो यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। तो जॉर्जिया की राजधानी टिबल्सी है, टर्की की राजधानी अंकारा है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट है और यूक्रेन की राजधानी कीव है। ध्यान रखने की बात यह है कि ब्लैक सी है उसके चारों तरफ जो देश है उनमें से किसी भी देश की राजधानी जो है वो कोस्ट पर स्थित नहीं है, सब कोस्ट से काफी अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये मेजर कंट्रीज हो गए यूरोप के। अब हमें देखना है कि यूरोप के इतनी कंट्रीज देख लेने के बाद, उनकी राजधानियों को देख लेने के बाद कौन कौन से और कंट्रीज बच गए जो लैंड लॉक्ड के रूप में हैं या जिन्हें हमें एक बार लोकेट कर लेना जरूरी है, ठीक है। तो आपने शुरू किया था आइसलैंड से, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, आइसलैंड से, फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर हमने देखा बाल्टिक कंट्रीज एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को, वहां से आगे बढ़े तो पोलैंड का हिस्सा, पोलैंड के बाद हम आ गए जर्मनी पे, जटलैंड प्रायद्वीप देखा हमने जिसपे दो देश डेनमार्क और जर्मनी थे। जटलैंड प्रायद्वीप के और पश्चिम में आए तो हमको 3 बेनेलक्स कंट्री मिले यानी नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, जिसमें लग्जमबर्ग एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। इसके बाद हम और पश्चिम की तरफ गए तो हमको यूनाइटेड किंगडम मिला और आयरलैंड मिला, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रांस, फ्रांस के बाद स्पेन और स्पेन के बाद पुर्तगाल। यहां पर हमने देखा स्पेन और पुर्तगाल जो है वो आइबेरियन पेनिनसुला पर स्थित हैं, आइबेरिया का प्रायद्वीप पर स्थित हैं और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में ही एंडोरा नाम का एक देश है जो स्पेन के अंदर है, पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, ठीक। इसके बाद हम फ्रांस में ही, फ्रांस और इटली के बॉर्डर वाले एरिया में हमने एक छोटा सा और देश देखा जो कि है मोनाको। उसके बाद हम अंदर गए तो इटली हमको दिखा, इटली में 2 सिटी, 2 देश, वेटिकन सिटी जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है,
500 मीटर या आधा किलोमीटर तक का जो उसका पूरा स्क्वायर एरिया है वो है वेटिकन सिटी का। ये एक रिलीजियस टाउन के रूप में, धार्मिक शहर के रूप में पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, इसके बाद हमने सैन मेरिनो देखा, फिर हम सैन मेरिनो के बाद इटली का जो प्रायद्वीप है उसके बाद हम आ गए एड्रियाटिक सी पर। एड्रियाटिक सी के बाद हमने वहां पर जो देश देखे स्लोवानिया, स्लोवानिया के बाद हमने देखा क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद हमने देखा बोस्निया हर्जेगोविना, उसके बाद हमने देखा मोंटेनिग्रो, उसके बाद अल्बानिया और ग्रीस। ठीक है, फिर हम आ गए ब्लैक सी पे। ब्लैक सी के जो देश हमने देखे यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। अब इसके बाद आप आइए, सबसे पहले ग्रीस के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहां पर, या बुल्गारिया के आसपास में आएंगे तो यहां पर एक देश है, देखिए सर्बिया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। ठीक है, इसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो देश मिलेगा कोसोवा। कोसोवा की राजधानी प्रिस्टीना है। कोसोवा के नीचे आप आएंगे तो मेसेडोनिया, जिसकी राजधानी स्कोप्ले है। ठीक, तो सर्बिया, कोसोवा और मेसेडोनिया, ये तीन के तीनों अगर आप देखेंगे तो लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, इसके बाद और ऊपर जाएंगे तो हंगरी, ये भी लैंड लॉक्ड है, जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा है, ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। स्लोवाकिया के बाद आप थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में आएंगे तो आपको चेक रिपब्लिक मिलेगा। चेक रिपब्लिक का राजधानी प्राग है, ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। फिर आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, तो ऑस्ट्रिया भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और फिर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी बर्न, स्विट्जरलैंड भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर देखेंगे तो एक छोटा सा और देश मिलेगा लिंचेस्टीन, वो भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा रोमानिया और यूक्रेन के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक कंट्री मिलेगा माल्डोवा, जिसकी राजधानी है चिसिनाऊ। ठीक, तो माल्डोवा भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, फिर यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये तो बाल्टिक से अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, इसके बाद एक देश यूक्रेन के ऊपर देखेंगे तो बेलारूस है, जिसकी राजधानी मिन्स्क है। ठीक, ये बेलारूस भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो इस तरीके से ये मेजर जो कंट्रीज हैं उनकी बात होगी। लैंड लॉक्ड कंट्रीज का नाम मैं एक बार फिर से ले रहा हूं। यहां पर हमने देखा था लग्जमबर्ग एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लग्जमबर्ग के बाद एंडोरा एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। फिर हमने देखा स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टीन, लिंचेस्टीन के बाद वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी के बाद सैन मेरिनो, सैन मेरिनो के बाद ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, फिर स्लोवानिया, हंगरी, सर्बिया, सर्बिया के बाद फिर हमने देखा था आपका कोसोवो और मैसिडोनिया, ये, और फिर यहाँ पे माल्डोवा। ये ऐसे कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां से हमें आगे चलना है। हमने एक ओवरव्यू ले लिया देशों के बारे में, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के देश हैं, उनकी बात हमने कर ली। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देशों को हमने देख लिया। अब देशों को देख लेने के बाद एक बार हम क्या करेंगे कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं यूरोप के चारों तरफ, अब हमें एक एक करके उन वाटर बॉडीज को देख लेना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वाटर बॉडीज को। हाँ, इस मैप में अगर आप आए, इस मैप में सारे के सारे वाटर बॉडीज एक साथ लिखे हुए हैं और उन वाटर बॉडीज को हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइसलैंड के पास आएंगे तो आइसलैंड से इधर आएंगे तो आपको मिलेगा नॉर्वेजियन सी। ठीक है, नॉर्वेजियन सी के बाद हमने देखा था नॉर्वे और स्वीडन देश, उसके बाद ये है आपका गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, गल्फ ऑफ बोथनिया के बाद ये आपका फिनलैंड देश था। फिनलैंड के नीचे आपने देखा था गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड के बाद हम आए थे गल्फ ऑफ रिगा, गल्फ ऑफ रिगा के पास। गल्फ ऑफ रिगा के बाद आता है आपका बाल्टिक सी। ठीक है, बाल्टिक सी, तो बाल्टिक सी के ही पार्ट है गल्फ ऑफ बेथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ रिगा। ये तीनों बाल्टिक सागर के ही हिस्से हैं। ठीक है, उन्हीं के छोटे पार्ट हैं।
और बाल्टिक सी की बात करें तो ये दुनिया का सबसे लीस्ट सैलाइन वाटर बॉडी है, सबसे कम लवणता वाला सागर है। ठीक है, सैलिनिटी इसकी 3/1000 या 3/1000 के आसपास में ही होती है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया से का सबसे कम सैलाइन वाटर बॉडी कौन सा है, तो बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर में भी अगर ऑप्शन मिले आपको गल्फ ऑफ बोथनिया, तो गल्फ ऑफ बोथनिया की सैलिनिटी सबसे कम है, गल्फ ऑफ फिनलैंड की इसकी तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है, और रीगा की फिर से। ठीक, तो अगर ऑप्शन हो गल्फ ऑफ बोथनिया तो आंसर गल्फ ऑफ बोथनिया होगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं है तो बाल्टिक सी आपका आंसर होगा। ठीक है, बाल्टिक सी के बाद, बाल्टिक सी के बाद आप आइए तो आपको मिलेगा, ये देखिए एक कैटेगाट बे है और एक है इसके ग्राक बे। हालांकि इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को आप नहीं भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर के बाद यहां पर हमने जटलैंड पेनंसुला पर देखा था कील नहर। कील नहर, कील नहर बाल्टिक सागर को नॉर्थ सी से जोड़ता है। तो ये हो गया आपका कील नहर, जो कि बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कनेक्ट करता है। ठीक है, जटलैंड प्रायद्वीप पर जर्मनी के द्वारा बनाया गया है ये कील नहर। ठीक, अब इसके बाद आप आ गए नॉर्थ सागर में, उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ डोबर, डोबर जलसंधि। ठीक है, डोबर जलसंधि की बात करें तो ये एक जलसंधि है। तो जलसंधि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा और दो लैंड मास को एक दूसरे से अलग करेगा। तो वो किन लैंड मास को अलग कर रहा है, तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है ब्रिटेन। ठीक है, और इधर अगर आप देखेंगे तो ये है आपका फ्रांस, ये है फ्रांस। तो जो स्ट्रेट ऑफ डोबर यहां पर है, डोबर स्ट्रेट, ये क्या कर रहा है, फ्रांस को ब्रिटेन से या फ्रांस को इंग्लैंड से या फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, और जोड़ किसको किसको रहा है, तो यहां पर है नॉर्थ सी और यहां पर है इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है और यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है स्ट्रेट ऑफ डोबर, डोबर जलसंधि। ठीक है, तो हमने बाल्टिक सी देख लिया, बाल्टिक सी के बाद हमने कील नहर देख लिया। कील नहर नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से जोड़ देती है। ठीक, फिर हमने देखा स्ट्रेट ऑफ डोबर। स्ट्रेट ऑफ डोबर क्या है, नॉर्थ सी को कनेक्ट कर रहा है आपका किस चीज से, इंग्लिश चैनल से। ये है आपका इंग्लिश चैनल, और अलग किसको कर रहा है, तो यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से। अब यहां पर देखेंगे ये जो नॉर्थ सी का कोस्ट है जर्मनी के पास वाला है ना, जर्मनी के पास जो नॉर्थ सी का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, महाद्वीपीय मग्नतट है, उसको कहा जाता है डॉगर बैंक। डॉगर बैंक, ये डॉगर बैंक फिशिंग पॉइंट के रूप में फेमस है। ठीक, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जर्मनी का नॉर्थ सी के तट पर, जो डॉगर बैंक के नाम से फेमस है, और वो मछली उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ ये जब कील नहर बन गया है, तो कील नहर वाला जो पूरा जर्मनी का क्षेत्र है, उसके आसपास का पूरा क्षेत्र डेयरी उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और साथ ही साथ इसी जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर का हिस्सा हमने डेनमार्क का देखा था, तो ये डेनमार्क दुनिया में डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, या मिल्क प्रोडक्शन के लिए अगर आप देखेंगे तो डेनमार्क का नाम सबसे ज्यादा आता है। डेनमार्क सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला कंट्री में से एक आता है। ठीक है, ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन नहीं, लेकिन वहां के जो पशु के हिसाब से अगर आप देखेंगे पर एनिमल, तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से डेनमार्क जो है वो डेयरी उद्योग का एक बहुत बड़ा सेंटर है। अब स्ट्रेट ऑफ डोबर के बाद आप यहां से आ गए इंग्लिश चैनल में। ठीक है, इंग्लिश चैनल ये बेसिकली अटलांटिक ओशन का पार्ट है। इंग्लिश चैनल के बाद आप यहां नीचे आइए तो आप आ जाएंगे बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी आ गए, बिस्के की खाड़ी से आप आ जाएंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। अब नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बाद आप आएंगे तो ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या करता है, तो ये जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है ये मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से। इस तरफ है अटलांटिक। ठीक है, तो जिब्राल्टर जलसंधि अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से
जोड़ता है। और अलग किसको करता है, तो यहां पर देखिए ये है स्पेन, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो मोरक्को। तो स्पेन को मोरक्को से अलग करता है, यहां पर मोरक्को है अफ्रीका महाद्वीप का, स्पेन को मोरक्को से अलग करता है और अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन सी में जाने का एकमात्र रास्ता यही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इसलिए जिब्राल्टर स्ट्रेट को की ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है या भूमध्य सागर की चाबी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप जिब्राल्टर स्ट्रेट जहां पर आपने देखा है वहीं पर अगर आप देखेंगे तो दो आपको छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे। ठीक है, एक द्वीप है जिसका नाम है जिब्राल्टर, यहां पर अगर आप देखेंगे स्पेन के हिस्से में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक छोटा सा द्वीप मिलेगा जिसका नाम है जिब्राल्टर। ठीक है, और जहां पर मोरक्को है, मोरक्को के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा द्वीप मिलेगा जिसका नाम है क्वेटा। क्वेटा, ठीक, ये जो जिब्राल्टर द्वीप है ये है यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम का, तो है स्पेन के टेरिटरी में, स्पेन के ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेन में है, लेकिन उस पर कब्जा है जो है वो यूके का। ठीक है, तो स्पेन के पास जिब्राल्टर द्वीप है जो यूके का है, और मोरक्को देश जो अफ्रीका महाद्वीप में आता है उस पर जो द्वीप है क्वेटा, उस पर स्पेन का कब्जा है। ठीक है, ये दो द्वीप हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक, इन दो द्वीपों को ध्यान में रखिएगा। अब आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू आप आ गए मेडिटेरेनियन सी में। अब मेडिटेरेनियन सी के आप आगे चलेंगे तो इसके आगे जो वाटर बॉडीज हैं हम उनकी बात करते हैं। यहां से आप आगे आए तो यहां पर आपने देखा यह है बेलारिक सी, बेलियारिक सी। ठीक है, बेलियारिक सी के पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे जिनको बेलियारिक आइलैंड्स कहा जाता है। तो बेलियारिक सी में बेलियारिक आइलैंड्स हैं। इसके आप आगे आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहां पर एक खाड़ी मिलेगी जिसका नाम है गल्फ ऑफ लियोन। गल्फ ऑफ लियोन, ठीक है, गल्फ ऑफ लियोन। गल्फ ऑफ लियोन के आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा लिगुरियन सागर, लिगुरियन सी। लिगुरियन सी के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा टिरेनियन सी, टिरेनियन सी। ठीक है, एक तरफ बेलियारिक सी, बेलियारिक सी के आगे गल्फ ऑफ लायन, गल्फ ऑफ लायन के आगे लिगुरियन सी, लिगुरियन सी से नीचे आएंगे तो टिरेनियन सी। जहां पर आपने देखा बेलियारिक सागर और टिरेनियन सागर, इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको दो आइलैंड मिलेंगे। वो दो आइलैंड कौन कौन से हैं, तो एक आइलैंड ये देखिए ऊपर की तरफ, इसका नाम है कोर्सिका, कोर्सिका, और दूसरा जो आइलैंड है बड़ा वाला उसका नाम है सार्डिनिया, सार्डिनिया। जो सार्डिनिया आइलैंड है वो है इटली का। ठीक है, और कोर्सिका जो है वो है फ्रांस का। ठीक, तो दो आइलैंड है, एक आइलैंड का नाम है कोर्सिका और दूसरे का नाम है सार्डिनिया। कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में अगर आप देखेंगे, मैं पेन को थोड़ा सा पतला कर ले रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें ज्यादा से ज्यादा दिखें। ठीक है, यहां पर है, ये है आपका कोर्सिका। ठीक है, और ये जो दूसरा द्वीप है ये है आपका सार्डिनिया। ठीक है, सार्डिनिया किसका है, तो इटली का है, और कोर्सिका किसका है, तो फ्रांस का। अब यहां पर इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको एक जलसंधि मिलेगी। कोर्सिका और सार्डिनिया, इन दोनों द्वीपों के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक जलसंधि मिलेगी जिस जलसंधि का नाम है बोनीफेसियो जलसंधि। ये बीच में ये जो प्लेस है उसका नाम है बोनीफेसियो जलसंधि, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। ठीक, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो कनेक्ट कर रहा है, एक तरफ है टिरेनियन सी और दूसरी तरफ है बेलियारिक सी।
तो टिरेनियन सी को बेलियारिक सी से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। अलग किसको किसको कर रहा है, तो कोर्सिका द्वीप को सार्डिनिया द्वीप से अलग कर रहा है, ये आपका जो स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो के थ्रू आप टिरेनियन सी में आ गए। टिरेनियन सी के बाद आप आगे आएंगे तो आपको मिलेगा आयोनियन सी। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। टिरेनियन सी के बाद आप यहां पर आएंगे तो आपको मिलेगा आयोनियन सी। आयोनियन सी के बाद आप टिरेनियन सी और आयोनियन सी, इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक जलसंधि मिलेगी जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मेसिना। स्ट्रेट ऑफ मेसिना, मेसिना जलसंधि। मेसिना जलसंधि किन किन वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, तो टिरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है। ठीक है, टिरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है। और अलग किसको करता है, तो इस तरफ है इटली का पेनिनसुला और इस तरफ एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली, सिसिली आइलैंड। सिसिली जो कि इटली का ही एक द्वीप है। ठीक, तो स्ट्रेट ऑफ मेसिना टिरेनियन सागर को आयोनियन सागर से कनेक्ट करता है और सिसिली द्वीप को इटली के प्रायद्वीप से या इटली के पेनिनसुला से अलग करता है। ठीक, यहां तक हो गया। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं फिर से ताकि चीजें आपको ध्यान में रहें। देखिए, हमने अपनी यात्रा शुरू की थी यहां से, बाल्टिक सी ये है। बाल्टिक सी के बाद हम कील कैनाल के थ्रू नॉर्थ सी में आए। ठीक है, ये कील नहर था। कील नहर के बाद हम स्ट्रेट ऑफ डोबर के थ्रू आ गए इंग्लिश चैनल में, जो नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट कर दिया। और यहां से हम आ गए बे ऑफ बिस्को में। बे ऑफ बिस्के के बाद हम आ गए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू आ गए हम कहां पे, मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी में हमने देखा बेलियारिक सी को, गल्फ ऑफ लायन को और लिगुरियन सी को। ठीक, बेलियारिक सी के बाद हमने देखा कोर्सिका और एक और जो द्वीप है सार्डिनिया, उन दोनों के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है बोनीफेसियो स्ट्रेट। बोनीफेसियो स्ट्रेट बेलियारिक सी को टिरेनियन सी से कनेक्ट कर रहा था। फिर टिरेनियन सी के बाद हम आ गए आयोनियन सी में स्ट्रेट ऑफ मेजिना के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ मेजिना टिरेनियन को आयोनियन से जोड़ रहा था और इटली के पेनिनसुला को, जो सिसिली आइलैंड है, उससे अलग कर रहा था। अब आयोनियन सी के बाद आप यहां अंदर जाएंगे तो एड्रियाटिक सी आ जाएगा। ये हो गया आपका एड्रियाटिक सी। ठीक है, ठीक है, ये आयोनियन सागर आ गए। आयोनियन सागर के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक जलसंधि आपको मिल जाएगी, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ ओटरेंटो। स्ट्रेट ऑफ ओटरेंटो, ओटरेंटो की जलसंधि। ओटरेंटो की जलसंधि की अगर आप बात करेंगे तो ओटरेंटो की जलसंधि क्या करेगा, एक तरफ है एड्रियाटिक सागर और दूसरी तरफ है आयोनियन सागर। तो एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से कनेक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ अलग किसको कर रहा है, तो एक तरफ ये इटली का प्रायद्वीप है और दूसरी तरफ ये बाल्कन प्रायद्वीप को दो देश हैं। एक देश का नाम है ग्रीस और दूसरे देश का नाम है अल्बानिया। यहां पर आपने देखा तो ये है आपका ग्रीस और ये है अल्बानिया। तो अल्बानिया और ग्रीस जो बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है, बाल्कन पेनिनसुला का हिस्सा है, उसको इटली के प्रायद्वीप से अलग करती है ओटरेंटो स्ट्रेट और एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से कनेक्ट करती है। ठीक है, यहां पर आ गए आयोनियन सागर। आयोनियन सागर के बाद आप यहां पर आएंगे तो यह है एजियन सागर। ठीक, एजियन सागर के बाद आप देखेंगे एक छोटा सा सागर है जिसको कहते हैं सी ऑफ मार्मरा। सी ऑफ मार्मरा के बाद है आपका ब्लैक सी। ठीक है, तो एजियन सागर, सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी। ठीक है, तो एजियन सागर और सी ऑफ मार्मरा के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये है आपका एजियन सागर, ये एजियन सागर है, ये है सी ऑफ मार्मरा। इन दोनों के बीच में आपको एक जलसंधि मिल जाएगी जिसका नाम है दार्देनल जलसंधि। दार्देनल जलसंधि स्ट्रेट। तो दार्देनल स्ट्रेट किसको किससे कनेक्ट कर रही है, तो एजियन सागर को सी ऑफ मार्मारा से कनेक्ट कर रही है ये दार्देनल जलसंधि। ठीक है,
इसके अलावा ये अलग किसको किससे कर रही है, तो ये तुर्की को इस्तांबुल से अलग करती है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ है तुर्की और इस तरफ है इस्तांबुल। तो दार्देनल स्ट्रेट तुर्की को इस्तांबुल से अलग करती है। देखिए, हो सकता है आपके एटलस में सारी की सारी जलसंधियां ना मिले, तो जो मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप कॉपी पेन साथ में रखिए, उसको लिख लीजिए, ठीक है। और फिर आप एटलस में उन वाटर बॉडीज को ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एजियन सागर और सी ऑफ मारमारा के बीच में दार्देनल जलसंधि है, जो एजियन सागर को सी ऑफ मारमारा से जोड़ती है और तुर्की को इस्तांबुल से अलग करती है, ठीक है। अब सी ऑफ मारमारा के आगे ब्लैक सी था, तो सी ऑफ मारमारा और ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट मिलेगा जिसका नाम है बासोपोरस स्ट्रेट। बासोपोरस स्ट्रेट क्या कर रहा है, तो ये सी ऑफ मारमारा को ब्लैक सी से कनेक्ट कर रहा है और ये भी वही तुर्की को इस्तांबुल से अलग करेगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। ब्लैक सी के बाद आप आगे आएंगे तो ब्लैक सी के आगे आपको मिलेगा सी ऑफ अजोव, अजोव सागर। तो ब्लैक सी और अजोव सागर के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक जलसंधि आपको मिल जाएगी जिसका नाम है कर्च जलसंधि। यहां पर आपको मिलेगा कर्च जलसंधि, कर्च स्ट्रेट। ये कर्च स्ट्रेट किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, तो ब्लैक सी को अजोव सी से कनेक्ट कर रहा है, काला सागर को अजेव सागर से जोड़ रहा है, जबकि रशिया को क्रीमिया के प्रायद्वीप से अलग करता है। अगर आप इस मैप में देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो संरचना है ये है क्रीमिया प्रायद्वीप, जो कि यूक्रेन का है, ठीक है। ये क्रीमिया प्रायद्वीप है और ये हिस्सा फिर रसिया कहा जाता है। तो रसिया को क्रीमिया प्रायद्वीप से अलग करता है कर्च स्ट्रेट और जोड़ता है ब्लैक सी को अजोव सी से, ठीक है। तो ये वाटर बॉडीज हमने पूरी की पूरी देख ली, ठीक है। वाटर बॉडीज में मुख्य रूप से जलसंधियां आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको सारी जलसंधियां केवल दिखा देते हैं। बाल्टिक सागर से कील कैनाल के थ्रू आप नॉर्थ सी में आए थे, फिर आपको एक डोवर जलसंधि है, ये 2 जिब्राल्टर जलसंधि है, ये जहां पे 3 लिखा है वो बोनीफेसियो स्ट्रेट है, ठीक है। बोनीफेसियो स्ट्रेट बेलियारिक सी को टिरेनियन सी से जोड़ रहा है, ठीक। फिर 4 जहां पर लिखा है वो मेसिना जलसंधि है, जो कि टिरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ रहा है, ठीक है। फिर 5 जहां पर लिखा है वो ओटरेंटो जलसंधि है, जो आयोनियन को एड्रियाटिक से जोड़ रहा है, ठीक है। फिर जहां पर 6 लिखा है यह है आपका दार्देनल जलसंधि, जो एजियन सागर को जोड़ रहा है सी ऑफ मारमारा से, ठीक। फिर जहां पर 7 लिखा है वो बासोपोरस स्ट्रेट है, जो सी ऑफ मारमारा को ब्लैक सी से कनेक्ट कर रहा है। और फिर 8 जहां पर लिखा है वो कर्च जलसंधि है, जो ब्लैक सी को अजोव सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमने आज बात क्या क्या कर लिया, देशों को देख लिया, देशों के साथ साथ उनकी राजधानियों को देख लिया, और इसके अलावा इसके जो चारों तरफ वाटर बॉडीज हैं यूरोप के, उसकी भी बात हमने कर ली, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ की नदियाँ देखना है, और जब हम रिवर्स को देखेंगे तो उन्हीं रिवर्स के सहारे उसके जो भी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनकी स्टडी कर लेंगे, और फिर हम सारे माउंटेन्स, सारों प्लेटोज और जितने भी लेक्स हैं उनकी चर्चा अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर रोकेंगे। आप इन चीज़ों को 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करिएगा, जो चीज़ें मैंने बताई उसको एटलस में देखिएगा, रिवाइज करिएगा, और फिर हम अगले कल के सेशन में इसके आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं, चीजों को रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।